तो आप मेरे को एक बार रिपीट करके एक बार और हेल्प करो और मुझे ये बताओ व्हाट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम सर लिखते हैं। सर जो चीज हैंड रेज कर लो, एक एक करके पूछ। हाँ भाई विशाल। सर जो चीज मतलब रेस्ट में ही हो, मतलब ना मूव करे, सीधे पोटेंशियल ही हो। कोई और बताओ, रिया। करेक्ट है देखिए आपको, विशाल आपको करेक्ट है। हाँ बोलो बच्चे बोलो। बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है लिख लेते हैं। और बताओ दीक्षा। सर यही बोला। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। अरे एक दीक्षा होती थी जो कैमरा ऑन करके रखती थी, वो तुम ही वो दीक्षा हो ना? नो सर। अच्छा कोई और है। अच्छा मोनू। मोनू मोनू बच्चे क्या नाम है आपका, नाम बताओ और क्वेश्चन का आंसर बताओ। पोटेंशियल एनर्जी से क्या मतलब है? दिव्यांशी हाँ। कोई और बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? अरे बता दो भाई, पोटेंशियल एनर्जी सबने पढ़ा, फॉर्मूला बताओ, चलो अनम्यूट करके बताओ। एमजीएच। ठीक है। तो एमजीएच में तीन चीजें हैं, तो इस फॉर्मूला से ही कुछ निकाल लो। ऐसे लिखते होते थे ना, अभी हमारे हम बुजुर्ग हो गए ये बात लिखते लिखते, सब लोगों की उम्र बीत गई, हम बुढ़ापे पे आ गए ये बात लिखते लिखते कि एमजीएच। तो अब इसमें मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। कौन बोला भाई ग्रेविटी? कौन है ये बुद्धू हमारी क्लास में जो ग्रेविटी बोल रहा है? ठीक है सही बात है। मास इंटू जी क्या होता है, जी क्या होता है बताओ, तुमने एक्सेल ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ लिया 12th का और उसको पढ़ के कर दिया बर्बाद। अब ये बताओ जी को क्या बोलते हैं? मास तो समझ गया, एम इज मास, एच इज हाइट। जी बताओ क्या होता है? ग्रेविटी फील्ड। अब देखो तुमने अपने सखा मित्रों की सबकी आवाज सुन ली, अब बताओ जो गलत बोल रहा था इसको। जी जी को ग्रेविटी बोलते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं? अब तुम बोल रहे हो तमीज वाली बात कर रहे हो, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आपने अभी 10% अब भी गलती कर रखी है। मैं बताता हूँ, इट इज लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये यूनिवर्सल चीज है? नो सर। नहीं है। अरे नहीं है। जी क्या होता है? लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर्मूला क्या होता है जी का, याद करो। तुम देखो छोटी छोटी, हाँ फिजिक्स में कोई भी मजाक में नहीं लिखता चीजें। अरे फॉर्मूला Gm1m2/r²। अब इसमें केवल और केवल एक ही चीज है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बड़ा जी। ये वाला बड़ा जी, इसकी जो भी वैल्यू रहे ये फिक्स रहती है। जहां मर्जी चले जाओ पूरी दुनिया में, पूरे फिजिकल वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में जहां चले जाओ, जी की वैल्यू रहेगी फिक्स। मास फर्स्ट प्लेनेटरी मास ये भी वेरी कर सकता है, ये भी वेरी कर सकता है, आर भी वेरी कर सकता है। तो जी क्या वेरी नहीं करेगा भैया? जी तो इन सब पे डिपेंड कर रहा है, इन सब पे, है ना? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जब अर्थ पे कैलकुलेट करते हैं तो इस वाले को यूनिट ले लेते हैं, इसको अर्थ का मास ले लेते हैं, इसको रेडियस अर्थ का ले लेते हैं। रेडियस क्या होता है? 6400 किलोमीटर फिट करो और जो भी वैल्यू आए तो फिर जी इज इक्वल टू 9.811516 ये होती है ना, 9.81516। और यूनिट क्या होता है इसका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो ये आपको मिला लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अब वो भी अर्थ के लिए, जो वैल्यू बता रहे हो 9.81 वो अर्थ के लिए है। और जी होता है वो क्या होता है? लोकल। किसी भी प्लेनेट पे जाओगे तो जी m1m2/r² करके आप यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट दिस थिंग। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब ये बहुत डेविएट हो रहा है, अब वापिस आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी। आप सबने मुझे बताया कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जीरो, है ना? जो जीरो हाइट है उसके रिस्पेक्ट में, या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी जो भी पोजीशन है उसके वर्च्यू से जो अगर कोई एनर्जी उसमें स्टोर्ड है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखो इसमें बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमने अर्थ की बात की तो ये अर्थ ही ले लिया। स्पेलिंग सही लिख दी? अजीब सा लग रहा है यार। सही है। मैं तो चित्र देख के पहचानता हूँ कि थोड़ा गंदा तो नहीं बन गया। सही है चलो। अर्थ है हमारा, अर्थ के ऊपर हाइट क्या होती है बच्चों? 0, है ना? अगर कोई ब्लॉक इसके जस्ट ऊपर रखा है m मास का, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं? m
इंटू जी इंटू जीरो, हाइट जीरो है तो जीरो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। इसी को मैं हाइट को इसको ऊपर ले गया, इसी मास एम को, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, लेट द हाइट भी 10 मीटर, ये हाइट मान लो 10 मीटर ऊंचाई पे ले गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी 10 mg into 10 है ना, mg इंटू 10 mg के बराबर हो जाएगा। तो ये बात हम सबको समझ आती है, ठीक है। तो अब ये पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में था, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। अब कोई है ना ये ज्यादा ज्ञानी ना बने कि सर ये बहुत बेसिक मत करवाओ, हम बहुत रमखा बच्चे हैं, हमें सब पता है, तो सुनते रहो, क्योंकि अगर बीच में मिस आउट कर दिया तो जो कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो मिस आउट हो जाएगा, है ना। मैं इस वाली चीज से आपको बताऊंगा कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो वो हम समझ लेंगे, तभी वापस आ पाएंगे किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। तो ज्ञानी बच्चे भी जुड़े रहे हैं ना, वो ये ना सोचे अरे सर एमजीएच करते करते हो गई हमारी उम्र और अब आप ये बात हमें यहाँ आके बता रहे हो, तो नहीं सर ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको पता चला कि व्हेन वी इंक्रीज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू 10 मीटर्स, तो आपको क्या मिल रहा है 10 mg, ठीक है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन था, तो इसने कुछ एनर्जी गेन कर ली, ठीक है, समझ आता है। अब देखो मैं एक और चीज बताता हूँ। अब इस मास को मैं एक तो सीधा उठाकर ऐसे ले गया, तो हाइट पे ले गया तो 10 mg आई, ठीक है। अब मैंने इसको, इसी मास को पकड़ा और मैं इसको हिलाता डुलाता ऐसे घुमाता फिराता ले गया और फिर यहाँ लाके छोड़ दिया, यहाँ भी इसकी हाइट है 10 मीटर ही। तो अब बताओ यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 10 mg 10 भाई, 10 mg होगी ना। तो आप देखो दोनों केसेस के अंदर एक बार इसको आराम से ले गए और एक बार घुमाते फिराते ले गए, तो क्या केवल एनर्जी डिपेंडेंट थी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे? बोलो बोलो भाई, इनिशियल पोजीशन तो थी हाइट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपने बोल दी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब जब आप हाइट, फाइनल पोजीशन थी h हाइट के ऊपर जो कि 10 मीटर है, तो वहां पे 10 mg, तो केवल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट ओनली डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यस और नो? yes sir इसमें सब एग्री कर रहे हो। तो जब ऐसा आपको दिखेगा, जब कोई फोर्स है जिसकी वजह से आप किसी, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा, मेरे वीडियो देखो, ये हाथ में मैंने ऑब्जेक्ट पकड़ रखा है, अब मैं इसको ग्राउंड से, यहाँ से उठाकर, ग्राउंड से उठाया मैंने, वो सीधा ले गया ऊपर, तो 10 mg आ गया। अब मैंने इसको उठाया, मैं इसको कहता हूँ भाई तेरे को झूला झुलाते हुए ले जाऊंगा, घुमाता फिराता, और फिर 10 mg पे ले गया, तो यहाँ पे भी इसकी हाइट हो गई 10 mg। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे खाली डिपेंड कर रहा है क्या, इसका एनर्जी स्टोर्ड। तो इस तरीके का जब आपको दिखे चीजें फिजिक्स में, तो इसका मतलब है कि जो फोर्स फील्ड है या फोर्स जो इस पे काम कर रहा है ना, या जिसके अगेंस्ट आप इस ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हो, जिस फोर्स के अगेंस्ट, वो फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वो उस फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे चीजें डिपेंड करे, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। और जो उसके द्वारा, फोर्स के द्वारा फील्ड प्रोड्यूस किया जाए, यानी कि उस फोर्स का प्रेजेंस आसपास दिखे, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अब देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो समझ आ गया, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा फिर? अब देखो, फ्रिक्शन को इमेजिन करो, डिस्प्ले पे आपको बता रहा हूँ, ये एक टेबल बना दिया मैंने, दिस इज अ टेबल, इमेजिन कर लो, है ना, सोच, ये एक टेबल है, मेज कुर्सी जिसको बोलते हैं ना, और इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। अब इस बॉक्स को मैं, इनिशियल पोजीशन है मेरी यहाँ पे और फाइनल पोजीशन इधर है, इसको घिसड़ा के रगड़ते हुए इधर ले आया, यहाँ पे आ गया, अगेंस्ट विच, अगेंस्ट फ्रिक्शन, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट मैं इसको घिसड़ाता हुआ ले आया, ठीक है। दूसरा केस है कि मैंने यहाँ पे रखा था, मैं जाऊंगा तो फाइनल पोजीशन यहीं पे, लेकिन मैं इसको ऐसे घुमाता फिराता ले जा रहा हूँ एकदम मस्त। तो आपको क्या लगता है, ज्यादा एनर्जी ये पहले वाले केस में खर्च हो रही है कि दूसरे वाले में? सर दूसरे वाले में आपको पता था कि फ्रिक्शन है जी, तो जितना घिसाते हुए ले जाओगे उतनी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी आपके द्वारा जो वर्क डन, मैं वर्क डन कर रहा हूँ ना अपने इस हाथ से, इस ऑब्जेक्ट पे देखो वीडियो पे, मैं इस पे वर्क डन कर रहा हूँ। अब मैं इसको सीधा ले गया तो मैंने कम वर्क डन किया, मेरे को थकान भी कम हुई, और मैं इसको ऐसे 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 रगड़ता हुआ ले जाऊंगा, तो दैट मीन्स मोर वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, तो पूरा वेस्टेज होगा। तो जब किसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, अब यहाँ फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ, पहले मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहा था, तो ग्रेविटी कंजर्वेटिव था, तो उसमें उस वर्क डन हो ही नहीं रहा था मेरा, बट यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो जितना भी मैं करता रहूं वो सारा का सारा खर्च हो जाना है। तो सच टाइप ऑफ फोर्स जिसके अगेंस्ट आप वर्क डन करो और आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ना डिपेंड करे, बल्कि पाथ ट्रेवल्ड पे एनर्जी या वर्क डन डिपेंड करे, तो उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव,
ठीक समझ आया? जैसे आपने एनर्जी Yes, sir. पोटेंशियल में लेके एनर्जी स्टोर की, छोड़ा तो गिर गया, वर्क डन वापस मिल गया आपको, ऊपर उठाया वर्क डन वापस मिल गया। क्या फ्रिक्शन में ऐसा होता है? ले जाओ भाई, ऐसे ऐसे करते ले, जहां छोड़ दो वहीं रुक जाएगा। तो फ्रिक्शन का तो कुछ भी वापस नहीं आता, सारा का सारा चला गया हीट में। तो आपको दोनों डिफरेंस समझ आ गए अब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे अगर आपकी केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट डिपेंड करे तो मतलब आपने वर्क किया है कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। और अगर आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ना डिपेंड करके पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पे वर्क डन डिपेंड करे या एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी तो खैर स्टोर ही नहीं होगी, वर्क डन जो है वो पाथ ट्रेवल पे डिपेंड कर रहा है, तो दैट मींस यू आर वर्किंग अगेंस्ट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव में दो ही होते हैं ज्यादातर, एक तो फ्रिक्शन और दूसरा फ्लूइड का है तो विस्कोसिटी, विस्कस। तो विस्कस में घुमाते रहो, क्या होगा? सारा डैम्प हो जाएगा, सारी एनर्जी खत्म। फ्रिक्शन में क्या है? घिसते रहो तो डैम्प। ठीक है, आपको समझ आया अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देख लो आप कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ये वर्क डन डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब बच्चों मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? भैया ग्रेविटी के जैसे वेरी कर रहा है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वहां पे क्या था? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जब आप एक ऑब्जेक्ट को, एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास पकड़ के रखे हो, जैसे ही छोड़ दोगे तो क्या होगा? मान लो ये पॉजिटिव चार्ज था, मेरे राइट हैंड में पॉजिटिव चार्ज था, मैंने दोनों को जबरदस्ती एक दूसरे के समीप या पास में पकड़ के रखा है। वंस आई लीव दिस चार्ज, मैं एक बार इस चार्ज को छोड़ दूं राइट हैंड वाले को, तो इस चार्ज के साथ क्या होगा कि दूर भाग जाएगा रिपेल होके? Yes, sir. Yes, sir. रिपेल ईच अदर। तो अब देखो, अब वर्क डन था दैट वाज स्टोर्ड इन सम कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, मैंने इसको वर्क डन किया है ना, कंजर्वेटिव है, हाँ कंजर्वेटिव है। तो आप, एक बच्चा बोल रहा है मेरे को कि सर कंजर्वेटिव है, तो बिल्कुल सही बात है कि दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि आपने जो वर्क आपने जबरदस्ती पकड़ के रखा था, जैसे ही छोड़ा तो वापस वर्क डन मिल गया आपको, वो फोर्स भाग गया वापस, वो जो चार्ज था वो दूर भाग गया, उस पर फोर्स लग रहा था, दैट इज डन सम वर्क ऑन दैट चार्ज, तो भाग गया। तो ऐसा आपको दिख रहा है कि व्हेन यू लीव दिस चार्ज तो ये भाग जाएगा दूर, तो इसका भी एक प्रूफ मिल गया कि ये कंजर्वेटिव है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन केवल आर है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस, केवल इस पे डिपेंड कर रहा है फोर्स या वर्क डन। तो ये भी आपको दूसरा प्रूफ मिल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कंजर्वेटिव फोर्स बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव है, और इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कंजर्वेटिव है। तो हमें दोनों चीजें समझ आती है। कितने बच्चों को अब तक की कहानी क्लियर है? एड्रेस ठीक है। अब हमें पता चल गया कि पोटेंशियल क्या होता है, कि बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, एक का पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है। अब पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बोलो या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जो आपने वर्क डन किया है कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, वही होगी एनर्जी स्टोर्ड। मैंने क्या किया था? मैं ऑब्जेक्ट को जीरो ग्राउंड से उठाया और मैं इस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा हूं, तो क्या होगा? वर्क डन हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, और एनर्जी क्या इसकी बढ़ रही है कि घट रही है? देखो मैं इसको उठा के ऊपर ले जा रहा हूँ, जब जैसे जैसे मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और मैं अपने हाथ से इस पे वर्क डन कर रहा हूं, दैट मींस कि जो भी वर्क ऑब्जेक्ट पे बाहर से होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। वही बता रहा है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तुम सारे सारे थर्मोडायनेमिक्स जो था उसको याद करो बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स में एक कहानी होती थी, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। यस सर। अब पिस्टन सिलेंडर में यहाँ क्या भरा होता था? गैस। गैस। तो कितने सहमे सहमे से हो भाई, बोलो, डरो मत। मैंने कभी बोला कि तुम गलत आंसर नहीं दे सकते? नो सर। गलत आंसर देना अलाउड है ना, तो बोलो। जब तुम्हारी चोंच खुलेगी, तुम्हारा मुंह खुलेगा, तुम बातें करोगे, तो बैक ऑफ द माइंड रिमेंबर होती है चीजें। यस और नो तभी तो बोलता हूँ। तुम चाहे झूठ में बोलो यस सर, तो तुम्हारा दिमाग ट्रेंड हो जाता है, हाँ शायद मुझे समझ आ गया है, सर ने पूछ लिया मैंने यस बोल दिया, शायद मुझे समझ आ गया। झूठी यस नहीं बोलना, बट जब आपको समझ आए यस बोलना है, उस चीज को सुनो, हाँ सर क्या पूछ रहे हैं, फिर यस बोलो, तो वो चीज आपके बैक ऑफ द माइंड याद हो जाएगी। दैट इज व्हाई आई आस्क अगेन एंड अगेन यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब देखो पिस्टन क्या होता है?
और सिलेंडर, ये क्लोज था पूरा, इसमें गैस भरी हुई थी। अब देखो ये गैस, इसमें जो सिस्टम क्या है ना, सिस्टम मतलब सिस्टम हमने कहाँ पढ़ा था, मोशन थर्मोडायनेमिक्स। मोशन इन 1D में भी हर जगह पढ़ेंगे, फिजिक्स में हर जगह पे सिस्टम आएगा ही आएगा। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिस पे हमारा पूरा स्टडी हो रहा है उसी को बोलते हैं सिस्टम। अब उसमें एक पार्टिकल था, मोशन इन M1D M2D में क्या था, पॉइंट मास या पार्टिकल। थर्मोडायनेमिक्स में क्या था, जो गैस भरी हुई है ना अंदर, तो वो गैस को एक सिस्टम लेते हैं, ना सिलेंडर सिस्टम का पार्ट है ना पिस्टन सिस्टम का पार्ट है, केवल गैस इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, चार्जेस, पॉइंट चार्जेस आर आवर सिस्टम। तो देखो जिस पे भी स्टडी हो रही, अब ये गैस थी, ये सिस्टम थी। अब ये गैस अगर इस पिस्टन पे वर्क कर रही है, प्रेशर लगा रही है, तो उसको बोलते थे कि द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसलिए इस वाले वर्क को लेते थे पॉजिटिव। अब बताओ गाड़ी चलती है ना, गाड़ी की याद रखने का तरीका बताता हूँ। गाड़ी चलती है तो गाड़ी में आपने पता है कि पिस्टन सिलेंडर होते हैं, पिस्टन होता है, इंजन होता है। कितने बच्चों को पता है कि गाड़ी के अंदर ऐसा होता है? गाड़ी में, बाइक में, जहां भी इंजन होगा उसमें पिस्टन और सिलेंडर होता है। अब आप बताओ कि जो उसके अंदर जलने वाला फ्यूल है वो इस पे धक्का मारेगा तब हमें फायदा है, कि हमें ही जबरदस्ती धक्का मारना पड़े तब फायदा है? भैया उसके अंदर वो जल रहा है, वो अगर हमारी गाड़ी के पहिए घूमेंगे तो हमारे फायदे की चीज कौन सी है, कि गैस वर्क करे किस पे, पिस्टन पे। गैस क्या वर्क करे, पिस्टन पे। गैस पिस्टन पे धक्का मारेगी, वो हमारे फायदे की चीज है ना, तभी तो हमारी गाड़ी चलेगी। इसलिए हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ये वाला वर्क क्या है, पॉजिटिव। तो गैस को वर्क करना चाहिए पिस्टन पे, तो द वर्क डन बाय द सिस्टम इज अज्यूम्ड टू बी एज पॉजिटिव। और अगर हमें वर्क करना पड़े वापस तो हमारा नुकसान हो गया, तो हमने बोल दिया कि इट इज नेगेटिव, कि नेगेटिव वर्क है। तो अब इस हिसाब से देखो मैकेनिक्स में जो हमारा सिस्टम है, मैकेनिक्स में हमारा जो सिस्टम है वो क्या था, ये डब्बा जो मेरे पास था, इस डब्बे पे अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, मान लो मुझे सिस्टम पे वर्क करना पड़ गया, तो क्या हुआ, वर्क नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ? सर नेगेटिव। ये सिस्टम क्या है, ये चार्जर, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है क्योंकि मैं इस पे स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। इसी सिस्टम पे, इसी चार्जर पे क्या लग रहा है, डाउनवर्ड में फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, और अपवर्ड में उस ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठा के ऊपर ले जा रहा हूँ। तो मेरे हाथ को इस सिस्टम पे वर्क करना पड़ गया, तो मेरा तो क्या हो गया, नुकसान। और नुकसान हो गया मतलब नेगेटिव। तो वर्क डन on the system is assumed to be negative and work done by the system is assumed to be as positive। ये बात रट लोगे अभी, जिस तरीके से बताया ऐसे याद रह जाएगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव नेगेटिव, बात रट लोगे। यस सर। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अब देखो इसके जस्ट उल्टा होता है, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। यानी सिस्टम से वर्क बाहर आ रहा है। अच्छा हीट बोल दिया मैंने, हीट क्या होता है बच्चों, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी में बात करेंगे कि एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव और एनर्जी रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। सिस्टम वर्क करे तो पॉजिटिव और एनर्जी अंदर जाए तो पॉजिटिव, सिस्टम से एनर्जी बाहर आए तो नेगेटिव और सिस्टम में वर्क अंदर जाए तो नेगेटिव। ठीक है, तो एनर्जी अंदर जा रही है, अब आग तो लगानी पड़ेगी, तेल तो डालना पड़ेगा, फ्यूल तो बर्न करना पड़ेगा। दैट मींस वी नीड टू प्रोवाइड एनर्जी टू ऑब्टेन सम वर्क। दैट इज व्हाई एनर्जी दोगे तो उसको बोला कि हाँ यार पॉजिटिव एनर्जी तुम ले लो, और बोला कि वर्क डन करोगे तो मेरे फायदे का काम है तो पॉजिटिव मान लूंगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, एनर्जी रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। तो ये बात समझ आती है, मतलब एनर्जी का जो यूनिट आएगा वो अपोजिट होगा, साइन किसके, वर्क डन के। दैट इज व्हाई माइनस ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज कॉल्ड एज डेल्टा यू, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या था, ग्रेविटी, जब बात कर रहे थे इसमें कहां से उठाया, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, हाथ से पकड़ा इस बक्से को ऊपर ले गया, तो आई एम वर्किंग अगेंस्ट दिस कंजर्वेटिव फोर्स, कर रहा हूं ना मैं काम। और इनिशियल और फाइनल पे ले गया तो मेरे को एनर्जी क्या मिली, mgh, और वर्क डन भी क्या है, वर्क डन क्या है, माइनस mgh। क्यों, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव होगा किसका, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 थी, यहाँ mgh, तो डेल्टा यू क्या आ गया, फाइनल mgh है माइनस इनिशियल 0, तो दैट मींस ये mgh रहेगा। ठीक है, ये मुझे पता है mgh है, डेल्टा यू, और वर्क डन क्या हुआ उसका, नेगेटिव। तो आपको समझ आता है इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन जो भी आपके दिमाग में बना, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि साइन कन्वेंशन, पोटेंशियल एनर्जी, सारा। ठीक है, अब इसमें एक आगे देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में आपने एक चीज और देखी होगी, स्प्रिंग।
अब स्प्रिंग दिख रहा है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आना चाहता है हमेशा। आप उसको कंप्रेस करोगे तो फैलने की कोशिश करेगा, उसको खींचोगे तो वो फिर कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ो, देखो मैंने फोर्स से इसको खींच दिया, कितना लेंथ, एक्स, एक्स के बराबर आई हैव प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, तो मुझे कितना एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग मिलेगा, आप सबको पता है, फॉर्मूला बताओ। अरे बता दो, हाफ के एक्स स्क्वायर, कितने बच्चों को ये याद है, अब आ गया याद कि हाफ के एक्स होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग इज हाफ के एक्स, ठीक है, के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो जितना एक्सटेंशन किया एक्स, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, हाफ इंटू के एक्स, उसमें उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। कहां से आएगी, मुझे पकड़ के खींचना पड़ेगा ना, मैंने मतलब मैंने सिस्टम पे वर्क किया तो वर्क हो गया नेगेटिव और एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है। आपको ये पोटेंशियल मिल गया, मतलब क्या है कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में। अब आ जाते हैं आज के फंडे पे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको समझ आता है कि दो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव पोजीशन की वजह से ऐसा हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, पहला होगा पहला चार्ज, दूसरा क्या होगा, दूसरा चार्ज, है ना। यस सर। यस सर। अब यस सर। अब 1 मिनट के लिए तुम लोग सब लोग जो चीजें अभी पढ़ाई उसको ध्यान करो कि क्या है, और जिनको डाउट है वो डाउट पूछो, और जो चित्र आपको दिख रहा है उस चित्र को मैं बाद में समझाऊंगा, यहाँ पे आ जाओ। अभी तक डाउट है ना किसी को कि पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव क्या होता है, उस चीज को दिमाग में सोचो कि जो मैंने 3 चीज बताई है, पहला बताया कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, दूसरा बताया पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा बताया साइन कन्वेंशन ऑफ एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। तो वो आप लोग याद करो एक बार दिमाग में, या मैं लिख देता हूं आपके लिए ना, दिस इज सिस्टम, इसमें अगर इसके अंदर से वर्क आ रहा है बाहर, तो ये वाला वर्क है पॉजिटिव, इसके अंदर वर्क जा रहा है नेगेटिव। तो ये वाला है नेगेटिव। अरे ये क्या हो गया भाई, अच्छा हाँ, अंदर वर्क जा रहा है तो ये नेगेटिव, इसके अंदर एनर्जी जा रही है, तो बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। सर नेगेटिव प्लस नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तुम सुन ही नहीं रहे, एनर्जी बाहर आ रही है तो negative। ये वाला साइन, नेगेटिव। ठीक है। अब ये तो आपको पता चला, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे केवल डिपेंड करे, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या है कि जिस फोर्स के अगेंस्ट अगर आप काम कर रहे हो, किसी वर्क डन कर रहे हो, और वो वर्क डन की वैल्यू या फिर उसमें एनर्जी की वैल्यू केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, तो उसी फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो ये बातें हमें समझ आई। ऐसा ही एक फोर्स फील्ड है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, चार्जेस होंगे, 2 चार्ज हैं, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, फर्स्ट चार्ज इज Q1, सेकंड इज Q2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द ये चार्ज था Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में इनिशियली दूरी थी R1, फिर मैंने क्या किया, Q2 को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो Q2 थोड़ी दूर चला गया R2 दूरी पे, तो इसका इनिशियल पोजीशन वाज R1, फाइनल पोजीशन वाज R2। तो क्या हुआ, आई नीड टू फाइंड आउट वर्क डन। अब मैं वर्क डन क्यों निकाल रहा हूं ये याद रखो, क्योंकि मैंने अभी एस्टेब्लिश किया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अरे यार, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो ये मैंने पिछले स्लाइड पे पता करा। तो अब मैं वर्क डन निकाल लूं तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, क्यों कि जितना वर्क डन करूंगा उसको नेगेटिव लगाऊंगा, मतलब क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब देखो फोर्स तो मुझे पता है, कूलम सर ने मुझे बताया 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये तो हम सबको याद है। और एक चीज और भी पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू यस। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये चीज लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं, एलिमेंटल वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट, कि किसी फोर्स के अगेंस्ट आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो उतना ही आपको थोड़ा सा वर्क मिल गया। DW इज इक्वल टू F डॉट DR। अब DR क्या है, ये वाला, यहाँ पे ये R है मान लो, और ये DR, कि छोटा सा आपने डिस्प्लेस किया तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की DR है। अब देखो DW इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कूलम्स लॉ से 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
अच्छा के तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इनटू dr, ये आ गया। अब छोटे छोटे इंक्रीमेंट में इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, तो आपको पूरी वैल्यू एक साथ मिल जाएगी। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 की R1 से चले थे और R2 तक चले गए तो कितना वर्क डन हुआ, R1 से चलकर R2 तक जाने में कितना वर्क डन हुआ, वो मैं लिखता हूँ R1 R2 F डॉट dr इज इक्वल टू लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये वैल्यूज डाल दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, Q1 का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, Q2 का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। केवल वेरिएबल है R, सिर्फ R बदल रहा है, तो R को केवल इंटीग्रेट करूंगा मैं। कैसे करेंगे, Q1 Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले आया, इंटीग्रेशन में किया R1 टू R2 1/r स्क्वायर dr। अब आप मुझे बताओ 1/r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/r स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। सर r की पावर -2 हो जाएगी और -1/-2 + 1। ठीक है, r की पावर -2 हो रही है तो इसमें +1 करो और नीचे -2 + 1 करो, तो इसको जब आप सोल्व करते तो आपको क्या आता है, -1/r आता है। ठीक है, क्या होगा, ये r की पावर -1 बच जाएगी, ये -1 माइनस इधर गया और नीचे 1/r ऐसा हो जाएगा। तो -1/r इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मिटा देता हूँ, ये वाला इंटीग्रेशन आप याद कर लो, जिनको याद नहीं है वो पहला ही बेसिक है। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, तो n था -2, उसमें +1 किया तो -2 + 1 -1 बच गया, और अपॉन में -2 + 1 किया तो नीचे -1 बच गया, तो उसको सोल्व करने पर आपको 1/r मिलता है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है Q1 Q2, ये तो कांस्टेंट था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन किया तो आपको मिला -1/r फ्रॉम लोअर लिमिट R1 टू R2। अब इसकी वैल्यूज आप रख दोगे तो ये तो एज इट इज रह गया। उसके बाद लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट आती है 1/r2 माइनस -1/r1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो R1 वाला पहले आ जाएगा, R2 वाला बाद में। इसको सोल्व करोगे तो आपको वर्क मिल गया, तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको सोल्व करोगे तो यही क्या है, वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल पहले आया, फाइनल बाद में आया, फाइनल माइनस इनिशियल करते तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता। ठीक है, डेल्टा यू का नेगेटिव साइन के साथ। तो ये आपको समझ आता है कि अगर आप वर्क डन निकाल लो तो इसका मतलब है यू कैन फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। ठीक है, चलो, कितने बच्चों को डेरिवेशन समझ आई है कि क्या किया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्लास छोड़ जाते हैं, तो उनके लिए क्या बोल सकते हैं यार, उनके लिए बोल सकते हैं कि कल आके तुम डाउट पूछना कि सर समझ नहीं आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें समझ आती है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये फॉर्मूला मिला पिछले स्लाइड पे, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आपको मिला ये वाला K Q1 Q2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही वाला था बस। K क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन को K लिख सकते हैं, तो Q1 Q2 यहाँ पे K लिख दो और इसको उड़ा दो, तो K Q1 Q2 1/r1 माइनस 1/r2, ये सेम फॉर्मूला यहाँ लिख लिया है। अब देखो जो चार्ज Q2 था उसको मैंने क्या किया, मैंने उसको इन्फिनिटी पे भेज दिया, उसको मैंने पकड़ा और इन्फिनिटी पे भेज दिया, तो यानी कि R2 की वैल्यू इन्फिनिटी अगर हो जाती है कि Q1 चार्ज से ये Q2 चार्ज यहाँ से चलकर इन्फिनिटी पे चला गया, बहुत दूर चला गया, अब क्या होगा कि यहाँ पे इसका प्रेजेंस ही फील नहीं कर पाएगा, ये जो चार्ज है ना Q1 और Q2 ये दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन ही छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा, R की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। ऐसे में क्या होने वाला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, हमें तो फॉर्मूले से काम है, फॉर्मूले में R1 की वैल्यू R1 रख दो और R2 की वैल्यू इन्फिनिटी रख दो, तो 1/∞ क्या होता है बच्चों, 0। तो सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें वो हो जाएगा 0, यानी कि वर्क डन अगर मैं लिखूं WD दैट इज गोइंग टू बी K Q1 Q2, देखो राइट साइड में जो फॉर्मूला लिखा है उसी का यूज कर रहा हूँ। R1 की वैल्यू तो R1 ही है, 1/r2 कर रहा हूँ तो R2 तो इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी कर दूंगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया 0, तो क्या बच गया खाली K Q1 Q2 बाय R1, ये R1 खाली बच गया, तो इसको ये लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वो ये बच गई, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 0। भैया जो इन्फिनिटी पे चला गया उसमें फोर्स ही नहीं लग रहा, मतलब कुछ उसमें पोटेंशियल ही नहीं है, इसका मतलब वर्क डन क्या है 0 हो गया, फोर्स ही नहीं लग रहा, किस फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे,
फोर्स ही नहीं है, फोर्स जीरो है तो वर्क ही नहीं कर सकते आप उस पर, वर्क नहीं कर सकते, तो उसका पोटेंशियल फाइनल पोजीशन व्हेन इट इज द चार्ज इज एट इंफिनिटी तो हो गया जीरो। तो जो टोटल पोटेंशियल बचा खाली इनिशियल वाला कैलकुलेट कर लिया, जिसको बोल दिया कि इनिशियली इट वाज k(q1q2 by r). तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना कि अगर आपको चार्ज की दूरी पता हो तो आपको ये पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज दिस। जब एक चार्ज दूसरे चार्ज से किसी गिवन दूरी पे प्रेजेंट हो तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि इन दोनों के कन्फिगरेशन की वजह से क्या उनमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जैसा स्प्रिंग को दबा रहे थे तो एक्स ड्यूरेशन से या एक्स डिस्प्लेसमेंट से दबाया तो आपको पता था वो हाफ के एक्स स्क्वायर है। जैसे हाइट पे ले जा रहे थे तो आपको पता था mgh है। अब आपको पता है कि एक चार्ज है और दूसरा चार्ज उसके पास प्लेस्ड है, तो अब इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन ऑफ द सेकंड चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट चार्ज। इन दोनों के आपस के रिलेटिव पोजीशन की वजह से क्या एनर्जी स्टोर्ड है वो आपको फॉर्मूला मिल गया है, एंड दैट इज k(q1q2 by r²। k(q1q2 by r²। अब आप लोग मुझे बताओ, ये फॉर्मूला याद रखो दिमाग में, एक बार के लिए इस फॉर्मूला को दिमाग में याद रखो, थोड़ी देर के लिए, रट बाद में लेना। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k(q1q2 by r²। k(q1q2 by r), सॉरी r² नहीं है, मैं बार बार गलत बोल गया, k(q1q2 by r). तो ये आपको मिल गया k(q1q2 by r). दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब आप मुझे बताना, मैं आपको एक वैल्यू रखता हूं, अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस थे, एक है Q और दूसरा भी Q है, और दोनों सेपरेटेड हैं बाय सम डिस्टेंस R, तो अब मुझे बताओ, ये सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस दिख रहा है, इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? Q1 Q1 और Q2 था, उनकी वैल्यू हो गई बराबर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ k(q²) by? Yes, sir. So this is the potential energy. This is the potential energy stored in the system of these 2 point charges placed at a separation of r. समझ आता है? कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से r दूरी पे है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मिल गया जी। गुड है ना। अब देखो, आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, कूलम भाई साहब ने क्या बोला था, कूलम सर जो हमारे थे उन्होंने बोला कि अगर एक चार्ज पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज से r दूरी पे है तो फोर्स कितना लग रहा है? k(q1q2 upon r²). ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो k(q by r²). और अब क्या बन गया? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड k(q²) by r। तो ये तीनों चीजें हमें पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए मिल चुकी है। चलो अब इसके आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अब पॉइंट चार्जेस थे भैया, ओके, लेकिन अब तक का हमें समझ आया पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, आपको बाय डेफिनेशन समझाता हूँ, क्योंकि आपको बुक्स में जो डेफिनेशन दिखी होगी ना कि इन्फिनिटी से बहुत स्लो चार्ज को लेके आओ इसी पॉइंट पे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ऐसे दिया होता है पोटेंशियल का डेफिनेशन। देखो दिखाता हूँ, पोटेंशियल का डेफिनेशन देखो, फिर समझ आएगा, पढ़ो इसको। The amount of work done required per unit charge in order to bring that charge from reference to a specific point against electric field without change in the kinetic energy। और रेफरेंस यहाँ क्या होता है? इन्फिनिटी। कि किसी चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़कर लाके इस पॉइंट पे ले आए तो कितनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, उसी को बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। इन्फिनिटी पे था मतलब कोई फोर्स नहीं था, मतलब पोटेंशियल क्या था? जीरो पोटेंशियल से पकड़ा, और ये वाला चार्ज, ये लेफ्ट वाला चार्ज है, ये तो इधर ही था, इसके अगेंस्ट देखो दूसरा चार्ज आया इधर इन्फिनिटी से, जब इसके जितना नजदीक आया उतना ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा ना इनके बीच में। Yes, sir. जितना रिपल्शन उतना ही हमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा, वर्क डन भी ज्यादा, और जितना वर्क डन ज्यादा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तब जब ये दोनों बिल्कुल पास में है। यस सर। फॉर्मूला से भी तो पता चल रहा है बच्चों, फॉर्मूला क्या था? k(q²) by r। जब r की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, यानी डिनोमिनेटर कम हो गया, तो टोटल वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी ना। तो जितना नजदीक चार्ज थे उतनी उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इस सिस्टम, उतना ही ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं जाना चाहते और हमने पकड़ के रखा है, यानी कि हम इससे वर्क डन ऑब्टेन भी कर सकते हैं और हमने इन पर बहुत ज्यादा वर्क डन किया हुआ। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आती है। अब इसने डेफिनेशन में बोल दिया कि जब ये रेफरेंस पे था, इंफिनिटी पे था, वहां से पकड़ के लाने में कितना वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो अब देखो ये क्यों बोल रहा है ऐसा कि जीरो पोटेंशियल था और आप पॉजिटिव की तरफ ही तो लाओगे ना, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, तभी तो डिफाइन करते। तो हम कभी भी डिफाइन करते तो पॉजिटिव वैल्यूज को डिफाइन करते, दैट इज वाई उल्टा डिफाइंड रहता है यहाँ पे। अब उसी हिसाब से समझो, हमने पहले तो आपको बताया कि यहां से पकड़ के इन्फिनिटी पे भेजा था इसको, तो वैल्यू आई के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बुक में जैसा दिया होता है ऐसा है कि कोई चार्ज इन्फिनिटी पे था Q2 और उसको पकड़ के ले आए आप किसी R डिस्टेंस पे, Q2 इन्फिनिटी पे था इनिशियली और उसको R पे ले आए, तो कितनी एनर्जी इनमें स्टोर हो गई R दूरी पे जब ये थे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ये Q2 ये यूनिट चार्ज रहे यानी 1 कूलम रहे, Q2 की वैल्यू यूनिट चार्ज रहे, तो उसको बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसे हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ भी पर यूनिट चार्ज हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब आपको सबको समझ आ गया कि दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कितने बच्चों को ये बात समझ आई कि उल्टा क्यों दिया होता है बुक में, इन्फिनिटी से पकड़ के इधर लाए, क्योंकि आपको पॉजिटिव टर्म्स में डिफाइन करना है चीजों को, है ना। शाबाश, तो आप सब लोग मेरे हिसाब से साथ चल रहे हो। अब देखो, अब मेरे पास केस हो गया, अब आपने एक पॉइंट के लिए जब आप सर बता रहे हो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है, इस केस में तो आपने बता दिया, लेकिन क्या चार्ज केवल 2 ही होंगे? चार्ज तो बहुत सारे होंगे भाई। ये तो रियल लाइफ में हमने पहले बोला कि 1 कूलम तो बहुत छोटू सा चार्ज है, लेकिन हम क्या बोलते हैं बहुत सारा चार्ज, करंट वरंट, तो उसमें बहुत सारे चार्ज रियल लाइफ में इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं। तो फिर क्या करोगे? फिर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या करोगे? तो आप 2-2 के पेयर बनाओ, 1 का 2 के साथ कैलकुलेट कर लो, फिर 1 का 3 के साथ कैलकुलेट कर लो, फिर 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, है ना, ऐसे करते जाओ। फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का n के साथ, ऐसे ऐसे कैलकुलेट करो। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 3 चार्जेस के लिए समझते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। 4 के लिए भी समझ लेंगे एक बार। मान लो 2 पॉइंट चार्जेस का तो पता चल गया कि दिस इज अ पॉइंट चार्ज जो 1 पॉइंट पे सिचुएटेड है, दिस इज अनदर पॉइंट चार्ज दो नंबर पॉइंट पे सिचुएटेड है, दिस इज अनदर पॉइंट चार्ज जो 3 नंबर पॉइंट पे सिचुएटेड है। इनकी सबकी आपस में जो दूरी है वो r है, ठीक है। ये 1 और 2 r दूरी पे है, 1 और 3 भी r दूरी पे है, और 2 और 3 भी r दूरी पर ही है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 1 और 2, हाँ अब 2% है तो अपने आप ही लेफ्ट हो जाएगी। रिकॉर्डिंग देखना बच्चे आप, है ना। अब देखो, फर्स्ट चार्ज था, सेकंड चार्ज था, थर्ड चार्ज था। अब देखो Q1 और Q2 का आपको पता है कि एनर्जी स्टोर्ड 1 और 2, जब 1 और 2 की बात कर रहे हैं तो इस केस में एनर्जी स्टोर्ड क्या है? KQ स्क्वायर बाय R, दोनों बराबर, Q1 Q2 बाय R था, तो KQ स्क्वायर बाय R, दोनों चार्जेस बराबर थे, दैट्स वाई KQ स्क्वायर बाय R। 1 और 3 के लिए देखो तो क्या है, दोनों आपस में R दूरी पे, तो यहाँ भी क्या हो गया, KQ स्क्वायर बाय R। और 2 और 3, सर अगर हम यहाँ पे क्यू डिफरेंट ले लें तो भी तो अलग अलग आएंगे हमारे पास। हाँ बच्चे, फिर है ना ये ऐसे नहीं आएगा। हम अब क्या होता है ना, हम जब डिस्कस करते हैं तो सिमेट्रिकल डिस्कस करते हैं, ताकि हम इसको फाइनली जाके जैसे टोटल एनर्जी लिख रहे हैं नेट, तो क्या करेंगे, KQ स्क्वायर बाय R KQ, तो ऐसे लिख सके 3KQ स्क्वायर बाय R। अगर हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये Q1 होता, ये Q2 होता, ये Q3 होता, तो हमारे ये तीनों केसेस में अलग अलग हो जाता है, यहाँ Q1 Q2 Q2 Q3 ऐसे हो जाता है ना। यस सर। तो फिर वो हम लोग ऐसे नहीं लिख के उसको ऐसे लिखते के Q1 Q2 बाय R। अरे भाई तो हाँ वो उड़ गया शायद, हाँ उस केस में हम क्या करते, ये वाला था ना, जैसे के Q1 Q2 बाय R प्लस के 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, 3 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, Q2 Yes, sir. 3 बाय R, तो ये ऐसे ऐड हो जाता है। फिर उस, लेकिन ये सारे बराबर हो तो हम उसको सिंपली ये लिख सकते हैं 3KQ स्क्वायर बाय R। जनरली ऐसा होता है ना, एग्जाम में सिंपल केस पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसा बुक्स में भी दिया होता है, बट जनरलाइज फॉर्म में देखो, आप सोच पा रहे हो कि ऐसा ऐसा होता तो ऐसा होता। अब देखो ये 5 केसेस हैं, 3 का आपको समझ आया, 4 का और देखो एक बार। 4 वाले में क्या होगा कि 3 में तो मैं पॉसिबल था मेरे लिए कि मैं दूरी बराबर रख दे रहा था कि तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या होगा, ये Q है, ये भी Q है, चारों चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q है, 1 2 3 4 लिख लूं। और अब जो क्या होगा ना, अगर ये स्क्वायर के चारों कोनों पर सिचुएटेड है, तो स्क्वायर है तो ठीक है, ये आप R बोल सकते हो, ये वाली लेंथ भी इसके R बोल सकते हो, ये वाली भी R बोल सकते हो सर, लेकिन आप इसके डायगोनल्स को R नहीं बोल सकते।
तो जब Q और Q3 के लिए आप कैलकुलेट करोगे, देखो 1 और 2 के लिए तो मैं लिख सकता हूँ कि आई नो कि ये क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, KQ2/R लिख सकते हो क्योंकि दूरी बराबर है। 1 2 के लिए लिख लो, 1 4 के लिए लिख लो, 1 और 4 ये है ना, ये वाला इसके लिए 2 और Yes, sir. 3 के लिए लिख लो ये वाला, और 4 और 3 के लिए लिख लो। तो इन चारों ही केसेस में आप पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हो इसके बराबर KQ2/R। लेकिन 1 और 3 के लिए दूरी R नहीं है, ये क्या है बच्चों, √2R 2R। है ना। पाइथागोरस थ्योरम से करोगे, इसको Yes, sir. स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर 2R का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, √2R। Under root 2. तो ये डायगोनल के लिए फिर क्या होगा इन दोनों केसेस में, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग फॉर चार्ज 1 and 3 एंड चार्ज 2 and 4, जब ये दो केसेस करोगे तो यहाँ पे आपका R नहीं बचेगा, वहां पे सेपरेशन बिकम्स √2R। तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, KQ square R। 2R है ना। √2R का स्क्वायर करना है अब हमें, तो √2 का तो स्क्वायर हो गया 2 और R का R स्क्वायर, तो आपकी ये होगी, Yes, sir. है ना। अब इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ वेरिएशन। आप देखो दूरी डबल नहीं हुई है, अगर दूरी 2R होती तो एनर्जी हाफ होती, तब तो उसको डायरेक्ट रिलेशन बोलते, बट यहाँ पे √2R ही दूरी हुई है, √2 टाइम्स हुई, लेकिन एनर्जी स्टोर्ड क्या हो गई, हाफ। भाई KQ_R² था या KQ²R KQ, हाँ ये हो गया हाफ, ये R आएगा बच्चों, R² नहीं आएगा, यस सर। है ना। और ये 2 भी नहीं आएगा, स्क्वायर तो करना ही नहीं होता, √2 ही आएगा, Yes, sir. Sir, under root 2 ही आएगा. √2 आएगा। तो गलती आ गई ना, कूलम्स भाई सब निकल नहीं रहे दिमाग से। तो अभी √2R आपको समझ आया। और यही फोर्स अगर कैलकुलेट कर रहे होते तो देखो फोर्स में, देखो फोर्स को बोलते हैं ना इनवर्स स्क्वायर लॉ वेरिएशन, तो वहां क्या होता KQ1 Q2 अपॉन R², तो वहां पे आता बच्चों 2R²। तो Yes, sir. पूरी हुई है √2 टाइम्स और फोर्स हो गया हाफ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ वेरिएशन। इस स्क्वायर के हिसाब से वेरी कर रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, स्क्वायर के हिसाब से। तो जो √2 टाइम्स दूरी हुई तो हाफ हो गया, √3 टाइम्स हो जाती तो 1/3 हो जाता। तो ये चीजें आपको सबको समझ आती है। अब देखो कुछ बच्चे भाग गए हैं, तो इन भागने वाले भगोड़ों के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा ही 5 केसेस करोगे तो व्हेन यू आर चूजिंग 2 at a time from n number of, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन NC2 या NCR फॉर्मूला, ठीक है। वो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, इसके लिए स्टैटिस्टिक्स का शेयर करूंगा आज, उसको पढ़ लेना स्टैट्स, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी रिवीजन शायद मैथ वाले सर से बोलूं या मैं ही कराऊंगा, तो मैं आपको वो वाला पार्ट कवर करवा दूंगा कि मल्टीपल चार्जेस हो तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 2 के लिए समझ आया, 3 के लिए आया, 4 के लिए आया, 5 वाला ऐसा होगा, n के लिए भी ऐसे ही होगा कि n चार्जेस हैं, 2 पकड़ के सारों को कैलकुलेट कर लो, जितना उनके बीच में दूरी है KQ²/R या KQ1 Q2/R फॉर्मूला लगाओ, समेशन कर दो, दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कन्फिगरेशन या सिस्टम ऑफ द चार्ज, ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, अगर आपको U की वैल्यू मिल जाए तो आप उसको चार्ज से डिवाइड कर दो, यूनिट चार्ज से, 1 कूलम से, तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर वोल्टेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर वोल्टेज। पोटेंशियल एनर्जी समझ आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ आया, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड समझ आया, कंजर्वेटिव फोर्स समझ आया, वर्क डन Yes, sir. कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव वर्क डन, और उस वर्क डन का ही नेगेटिव साइन वो होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, ठीक है। इन्फिनिटी पे अगर कोई चीज होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जब उसको इन्फिनिटी से पकड़कर इस चार्ज के फोर्स के अगेंस्ट लेके आ रहे हो तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, मतलब उस पे वर्क डन बढ़ रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम बढ़ रही है, दैट इज व्हाई पोटेंशियल बढ़ रहा है। The energy stored per unit charge is called as electrostatic potential, और अगर एनर्जी स्टोर्ड बढ़ रही है तो मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो 0 होता, इन्फिनिटी से पकड़ के लेके आए तो पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है। ये कहानी कितने बच्चों को क्लियर हो गई, जेन्युइनली बताना कि सर ये वाला सब समझ आ गया, ठीक है, शाबाश। अभी आप लोग डाउट्स पूछ लो, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और रहता है, लेकिन वो मैं कराऊंगा आपको अगली क्लास में, ताकि ये सारा एक बार रिवाइज करा के फटाफट से फिर क्वेश्चन टारगेट करेंगे, तो वहां पे माइंड की क्लैरिटी आ जाएगी। डाउट्स वाले रुक जाओ, जिनको जाना है अतिशीघ्रता है वो जा सकते, जिनको डाउट है बच्चों डाउट पूछ लो, अगर इसमें डाउट है, इससे पहले वाली क्लास में किसी को कुछ डाउट रहा है